गाइस, वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने से रिलेटेड एक बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल का नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक 2021। ये इस बिल का नाम है। इसका मेन एम ये है संशोधन करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। इसमें मेन फोकस ये रखा जा रहा है कि पहली बात तो रिफॉर्म लाया जा रहा है। कि किस चीज में रिफॉर्म लाया जा रहा है? वॉलेंट्री बनाया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए। तो ये पूरा टॉपिक है क्या, ये पूरा बिल है क्या, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करने की आवश्यकता क्यों है। तो पहली बात तो गाइज ये डिमांड उठाई थी हमारी इलेक्शन कमीशन ने 2015 से। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था नेशनल इलेक्टोरल लॉ प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम को, राष्ट्रीय निर्वाचन कानून शोधन और प्रमाणीकरण कार्यक्रम को लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ने। इस प्रोग्राम के तहत आधार नंबर को वोटर आईडी नंबर के साथ जो है वो लिंक किया जा रहा था। कहा यह गया था कि लिंक करने से फायदा क्या होगा कि एक व्यक्ति के नाम पर जो कई नामांकन हम लोग को देखने को मिलते हैं, मल्टीपल एनरोलमेंट जो एक व्यक्ति के नाम पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसको समाप्त किया जा सकेगा। जैसे कि जो फ्रॉड्स होते हैं मेनली तौर पर कि एक ही व्यक्ति जो है उसके नाम पर मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड बनी हुई है, जिससे कि मतलब एक व्यक्ति जाकर बहुत सारे वोट जो है वो डाल सके। ये सब वो फ्रॉड्स हम लोग को, पॉलिटिकल फ्रॉड्स जो देखने को मिलते हैं, तो उसको हटाने के लिए ये चीज जो है वो करने पर एक कदम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उठाया था। उस समय इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या का उपयोग वैकल्पिक होगा, कि आधार का यूज जो है वो ऑप्शनल होगा वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट उठाने के लिए। तो इसीलिए इस प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी कि मैंडेटरी नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड, ईसीआई कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जिसे हम बोलते हैं, उसे आधार के साथ लिंक करना जो है वो मतलब ऑप्शनल कर दिया था, उसको मैंडेटरी से हटा दिया था। फिर इसके बाद चुनाव निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए लिंकिंग को वैकल्पिक बना दिया, ऑप्शनल बना दिया। तो पहली चीज तो अभी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की लिंकिंग को जो है वो ऑप्शनल बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है। और हालांकि इस बिल के अंदर कुछ और प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि पहली बात तो जो नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर 4 क्वालिफाइंग डेट्स अब प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो गाइस, जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र का होता है, कब 1 जनवरी से पहले तो वो ही व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है एज अ वोटर के तौर पर, यानी कि अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र का हो रहा है 1 जनवरी को। और जो भी व्यक्ति 1 जनवरी के बाद पैदा होते हैं तो उनको 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। इसको एग्जाम्पल से समझो तब आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जनरली बिल के अकॉर्डिंग हमें यह चीज देखने को मिलती है कि 1 जनवरी, 1 जनवरी से पहले, जैसे कि लेट्स से एग्जांपल के तौर पर 1 जनवरी 2022 अपन करते हैं एग्जांपल, तो 1 जनवरी 2022 वाले दिन अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है या इससे पहले कोई व्यक्ति अगर पैदा हो रहा है और इस दिन से पहले 1 जनवरी 2022 से पहले अगर वो 18 साल की उम्र का हो जा रहा है, या इसी दिन 1 जनवरी 2022 को ये 18 साल का हो जा रहा है व्यक्ति या हो जा रही हैं, तो इनका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। बट 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच में जो भी व्यक्ति 18 साल के हो रहे हैं उनका वोटर आईडी फिर नहीं बनने वाला। तो ये अभी तक का कानून कहता है। बट अभी जो इसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि हम 4 कट ऑफ डेट जो है वो रखेंगे। 1 जनवरी कट ऑफ डेट तो रहेगी रहेगी। 1 जनवरी के अलावा ये बता रहे हैं कि जैसे 1 अप्रैल रख देंगे, 1 जुलाई रख देंगे और 1 अक्टूबर भी रख देंगे। तो इस पीरियड के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा होंगे तो उनका वोटर आईडी कार्ड जो है वो बन जाएगा। तो ये कट ऑफ डेट को जो है वो चेंज करने की बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी का एक कट ऑफ डेट है, अब 1 अप्रैल रख देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति 1 अप्रैल से पहले अगर वो हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। फिर दूसरी कट ऑफ डेट रख दी जाएगी 1 अक्टूबर की। तो इससे फायदा ये होगा कि नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन, जो लेट्स से कि जो इलेक्शन 2-3 महीने 4 महीने बाद भी अगर होगा, तो उसमें भी जो न्यू वोटर्स जो होंगे, जो अभी अभी टर्न ऑफ हुए हैं, 18 साल की उम्र के हुए, तो वो उनका भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और वो भी वोट डालने के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। तो मेन पर्पस इसका ये है।
ठीक है। साथ ही साथ अमेंडमेंट के अंदर एक वर्ड है वाइफ का, उसको रिप्लेस करके स्पाउस जो है वो कर दिया जाएगा, पत्नी के शब्द के स्थान पर पति या पत्नी किया जाएगा। तो ये संशोधन रखा जा रहा है, इससे कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है कि इसमें पत्नी का नाम जो है वो चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई? तो देखो, एट प्रेजेंट जो पत्नी होती है आर्म्ड फोर्सेस जवान की, हमारी जो सशस्त्र सेना के जवान की जो पत्नी होती है, वो एनरोल हो सकती है सर्विस वोटर के तौर पर, सेवा मतदाता के रूप में नामांकित जो है वो होने की हकदार होती है। लेकिन महिला अधिकारी के पति को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कानून के अंदर तो वाइफ लिखा हुआ है, पत्नी लिखा हुआ है। तो इसको पति पत्नी दोनों किया जा रहा है, राइट, कि जिससे कि किसी वुमेन के हस्बैंड को सर्विस वोटर की अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ग्रांट करनी है, तो की जा सके, राइट। तो इसलिए इसके अंदर अब वाइफ और हस्बैंड या पति या पत्नी या स्पाउस वर्ड को जो है वो ऐड किया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट एक बेसिक सा है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बट गाइस, हालांकि इस पर्टिकुलर कानून से, बिल से रिलेटेड कुछ मुद्दे भी जो है वो उठे हैं। तो क्या मुद्दे हैं? पहली बात तो ये संशोधन प्रस्ताव में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UIDAI, इनका डेटाबेस, तो ये किस हद तक डेटाबेस आपस में शेयर करेंगे। यानी कि UIDAI यानी कि आधार का जो डेटाबेस है जिसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, पूरी डिटेल्स होती है एक व्यक्ति की, तो आधार का डेटाबेस किस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया जाएगा, तो उसकी सीमा जो है वो क्या होगी, उसकी लिमिट जो है डेटा शेयरिंग की किस एक्सटेंट तक जो है वो शेयर की जाएगी, उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, पहला सवाल। दूसरा, बताया जा रहा है कि मतदाता से उसकी सहमति हासिल करने की क्या प्रक्रिया होगी, यानी कि कौन से मेथड्स का उपयोग किया जाएगा कि कंसेंट हासिल करने के लिए यूजर का, जिसका आप डेटा जो है वो शेयर करवा रहे हो, तो उससे उसकी क्या प्रक्रिया होगी, और क्या डेटाबेस को जोड़ने के लिए दी गई सहमति रद्द की जा सकती है, यानी कि अगर डेटाबेस को आप लिंक कर रहे हो तो उसको अनलिंक करने की कोई प्रोविजन है क्या। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो कि इस पर्टिकुलर बिल के अंदर स्पष्ट नहीं किए गए हैं। और एक और चीज जो है वो हाईलाइट हुई है, वो ये है कि जिस समय पर हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, निजी डेटा संरक्षण कानून के अभाव में डेटा साझा करने की अनुमति देने संबंधी कोई भी कदम समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं। और दैट इज टोटली करेक्ट। हमारे पास डेटा को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कोई कानून नहीं है। अब इस अभाव में हम डेटा को शेयर करने से रिलेटेड कानून अगर बनाते भी हैं तो भी ऑब्वियस ही बात है कि उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जो डेटा शेयर हो रहा है, अब उस डेटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी तो कानून होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक प्रकार से स्ट्रेस डाला गया है कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कानून पहले लाया जाए, उसके बाद फिर शेयरिंग से रिलेटेड कानून जो है वो बनाए जाए या तैयार किए जाए, राइट। तब जाकर और इफेक्टिव तौर से ये कानून जो होंगे वो कार्य कर सकेंगे, राइट। तो ये चीजें गाइस जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।